Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 15 of your history book, which was Framing the Constitution, the Beginning of a New Era. इस chapter के 2 parts हम already cover कर चुके हैं. In case you have missed them, तो अभी जाके check out कीजिए and do not forget to like and subscribe to our channel, Learn Karo Class 11 and 12. Okay, so गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ा कि कैसे हमें फ्रीडम मिली, कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था इंडिया में. नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था इंडिया में और इसी नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस का एक पार्ट था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, जो कि उस टाइम पे क्या था, हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनके लिए नीड ऑफ द आवर. उन्होंने इस चीज को देखा कि अगर लोगों को एक साथ बाइंड करके रखना है, इतने ज्यादा रिलीजियस और डाइवर्सिटी वाले लोगों को अगर एक साथ बाइंड करके रखना है इंडिया के, तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना जरूरी था जो कि लोगों की नीड्स, उनकी एस्पिरेशंस को समझे और उनके राइट्स को डिफाइन करे. तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया था. अब हम पढ़ेंगे राइट्स के बारे में, डिफाइनिंग राइट्स, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई थी. How would the rights of individual citizens be defined? अब एक क्वेश्चन आया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो ही रहा है तो इंडिविजुअल सिटीजन्स के राइट्स डिफाइन कैसे होंगे. The answers were evolved through the clash of opinions. अब इतने सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे सबके अलग अलग ओपिनियन थी इस चीज को लेके, एंड द ड्रामा ऑफ इंडिविजुअल एनकाउंटर्स. तो आपस में क्या होने लगा, बहुत हीटेड डिबेट और डिस्कशन होने लगा. नेहरू हैड इन्वोक्ड द विल ऑफ द पीपल, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ओपिनियन रखी कि विल ऑफ द पीपल के हिसाब से ही राइट्स को डिफाइन किया जाना चाहिए. विल ऑफ द पीपल मतलब लोगों की मर्जी जहां लाई करती है, जिसमें लोग खुश हैं उसके अकॉर्डिंग उनको राइट्स दिए जाने चाहिए. एंड डिक्लेयर्ड दैट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू फुलफिल द पैशंस दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द मासेस. यानी कि जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि जो एस्पिरेशंस लोगों की हमसे इस टाइम है, हमसे यानी कि एज फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमसे जो एस्पिरेशंस हैं लोगों की, मासेस की, उनको फुलफिल करना हमारी ड्यूटी है. दिस वॉज नो इजी टास्क. अब इतना ज्यादा डाइवर्सिटी वाले लोगों की इच्छाएं पूरी करना कोई इजी टास्क तो था नहीं. डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस देयर विल इन डिफरेंट वेज. अब हर ग्रुप अपना जो विल थी, अपनी जो मर्जी थी, अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करने लगी एंड मेड डिफरेंट डिमांड्स, और सभी अलग अलग तरीके की डिमांड्स सामने रखने लगे. These would have to be debated and conflicting ideas would have to be reconciled before a consensus could be forged. अब इतने सारे अलग अलग डिमांड्स आ रही थी तो एक म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था. इसके लिए एक डिबेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी. अब बात करेंगे किसकी, द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. अब बात आई, इसी में एक क्वेश्चन अराइज हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, यानी कि सबको अलग अलग इलेक्टोरेट्स दिए जाएं, ऐसी डिमांड सामने आने लगी. तो इस डिमांड ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी. किसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के लिए. तो वो अब हम पढ़ेंगे. ऑन 27 अगस्त 1947 बी पॉकर बहादुर फ्रॉम मद्रास, अब एक पर्सन थे बी पॉकर बहादुर. कहाँ के थे वो पर्सन, मद्रास के थे. मेड अ पावरफुल प्ली, जिन्होंने एक डिमांड करी फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की सेपरेट इलेक्टोरेट्स जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट के अलग अलग इलेक्टोरेट्स जो अब तक चलते आ रहे हैं उनको वैसे ही कंटिन्यू रखा जाना चाहिए. द नीड वाज टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच माइनॉरिटीज कुड लिव इन हार्मनी विद अदर्स. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स तो क्या चाहते थे कि सब एक साथ हार्मनी में रहे, और ये डिमांड उसके पैरेलल जा रही थी, उस चीज के अगेंस्ट जा रही थी. दिस वाज पॉसिबल ओनली इफ माइनॉरिटीज वर वेल represented within the political system. यानी कि माइनॉरिटीज को आप साथ लेके तभी चल सकते हो जब उनको पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनकी वॉइसेस को सुना जाएगा और उनके व्यूज को भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा. Only separate electorates would ensure that Muslims had a meaningful voice in the governance of the country. अब क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, बी पॉकर ने कहा, उन्होंने अपनी बात रखी कि नहीं, ये लोगों को डिवाइड नहीं करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बल्कि क्या होगा, इससे जो हर क्लास या हर कास्ट के लोग हैं वो अपनी चॉइसेस, अपनी डिमांड्स को ओपनली एक्सप्रेस कर पाएंगे.
The needs of Muslim Bahadur felt could not be properly understood by non-Muslims. उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो नॉन मुस्लिम्स कभी नहीं समझ पाएंगे. Nor could a true representative of Muslims be chosen by people who did not belong to that community. ना ही कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव समझ पाएगा जो मुस्लिम ना हो. This demand for separate electorates provoked anger and dismay. अब ये जब डिमांड सामने आई कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, तो काफी लोगों के मन में इसको लेके काफी ज्यादा एंगर भी आया. उनको लगा उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए थे, उनको कॉमन इलेक्टोरेट चाहिए था. A range of arguments were offered against the demand. यानी कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे क्या रखे, आर्ग्यूमेंट सामने रखे. Most nationalists saw separate electorates as a measure deliberately introduced by the British to divide the people. Very very important. ये लाइन हमें याद रखनी है कि काफी ज्यादा जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्हें क्या लगा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम है, ये भी एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंडर आता है जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी. पार्टीशन हैड मेड नेशनलिस्ट prevalently opposed to the idea of separate electorates. यानी कि जब पार्टीशन हुआ तो नेशनलिस्ट इस आइडिया को अपोज करने लगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आइडिया को, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे कंट्री की जो यूनिटी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी. सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री. उन्होंने क्या कहा, सरदार पटेल ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक पॉइजन की तरह है. अगर हमारी कंट्री में आ गया तो हमारी कंट्री को डिवाइड कर देगा. इट वाज अ डिमांड दैट हैड टर्न्ड वन कम्युनिटी अगेंस्ट अदर. उन्होंने कहा कि एक ऐसी डिमांड है जो कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के एंटी बना देगी, अगेंस्ट बना देगी. डिवाइडेड द नेशन, नेशन डिवाइड हो जाएगा. caused bloodshed, बहुत ज्यादा bloodshed होगा and led to the tragic partition of the country. और इसी सब की वजह से तो tragic partition हुआ है हमारी कंट्री का. Countering the demand for separate electorates, Govind Ballabh Pant declared that it was not harmful for nation but also for the minorities. यानी कि अब एक पर्सन थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने क्या कहा कि ये सिर्फ नेशन के लिए ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स हार्मफुल नहीं होंगे, बल्कि जिन माइनॉरिटीज के बारे में तुम सोच के उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देना चाह रहे हो, उनके लिए भी ये चीज हार्मफुल होगी. Pant opposed the idea of separate electorates. It was a suicidal demand. Very very important. इनकी ये स्टेटमेंट हम याद रखेंगे. उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को क्या कहा था, एज अ सुसाइडल डिमांड बोला था. That would permanently isolate the minorities. उन्होंने कहा कि अगर आप माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दोगे तो आप कभी भी उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं पाओगे. Make them vulnerable, आप उनको और ज्यादा vulnerable बना दोगे and deprive them of any effective say within the government, और उनका कोई भी effective say नहीं रह पाएगा गवर्नमेंट के अंदर. Behind all these arguments was the concern with the making of unified nation state. जैसे मैंने कहा, इतनी सारी arguments के पीछे एक और प्रॉब्लम छुपी थी. वो क्या थी, नेशन की यूनिटी को संभाल के रख पाना. In order to build political unity and forge a nation, every individual had to be molded into a citizen of the state. अगर नेशन को यूनाइटेड रखना था तो हर सिटीजन को अपने आप को कैसा समझना पड़ेगा, उस पूरी स्टेट का सिटीजन समझना पड़ेगा. यानी कि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा. किसके टुवर्ड्स, अपनी नेशन के टुवर्ड्स, अपने स्टेट के टुवर्ड्स. ईच ग्रुप हैड टू बी असिमिलेटेड विद इन द नेशन. असिमिलेटेड मतलब मिक्स होना पड़ेगा हर इंडिविजुअल को, किसके साथ, नेशन के साथ. पॉलिटिकली हाउएवर मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज हैड टू एक्ट एज इक्वल मेंबर्स. यानी कि पॉलिटिकल सिनारियो में अगर हम देखें तो नो मैटर कोई भी पर्सन किसी भी पार्टी या फिर किसी भी कम्युनिटी का हो, एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या मानना पड़ेगा कि वो इस नेशन का ही एक मेंबर है, और एल्स देयर वुड बी डिवाइडेड लॉयल्टीज. और वैसे वो अपनी डिवाइडेड लॉयल्टीज अपनी पार्टी के टुवर्ड्स या फिर अपने ग्रुप मेंबर्स के टुवर्ड्स रख सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है, एक नेशन के सिटीजन ही हैं, जो कि उनको एक यूनाइटेड फोर्स उनको बाइंड. नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स. यानी कि सभी मुस्लिम्स ये नहीं चाहते थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं. बेगम एहसास रसूल फॉर इंस्टांस फेल्ट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव. अब जो बेगम एहसास रसूल थी वो कौन थी, शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उस टाइम पे she was the only Muslim woman who was a member of the
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बोला सिंस दे आइसोलेटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजॉरिटी। उन्होंने कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से डिवाइड कर देंगे। बाय 1949 most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interest of the minorities. Very very important, जब तक 1949 का टाइम पीरियड आया सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ये बात समझ चुके थे कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है ये बहुत ज्यादा गलत है, इससे माइनॉरिटीज हमेशा हमेशा के लिए आइसोलेट होके रह जाएंगी। इंस्टेड मुस्लिम्स नीडेड टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू इंश्योर दैट दे हैड अ डिसिसिव वॉइस इन द पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने कहा कि इंस्टेड आपको उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की बजाय आपको उनको इक्वल से देना चाहिए, किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम में। उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एक्टिव रोल है डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर। We will need much more than this resolution। अब बात आई कि रेजोल्यूशन तो आपने बना दिया है, बट क्या नेशन में स्टेबिलिटी सिर्फ एक रेजोल्यूशन से आ जाएगी? नो। तो और क्या क्या चीजों की जरूरत थी वो हम पढ़ेंगे। While welcoming the objectives resolution, N.G. Ranga, a socialist who had been the leader of the peasant movement, अब जब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आया, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या था, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए थे, जब वो सामने आया तो एक पर्सन थे, कौन, एनजी रंगा। वो कौन थे, एक सोशलिस्ट थे और पीजेंट मूवमेंट के लीडर भी रह चुके थे। उन्होंने कहा कि ये जो टर्म है माइनॉरिटीज बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स, यानी कि माइनॉरिटीज टर्म को सिर्फ एक तरीके से पॉपुलेशन वाली टर्म में या पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में ना रख के इसको इकोनॉमिकली भी कंसिडर किया जाए। It was essential to create conditions where these constitutionally enshrined rights could be effectively enjoyed। अब उन्होंने एनजी रंगा ने कहा कि जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, अब ऐसी सोसाइटी तो फ्रेम करने की नीड है जहां पे ये राइट्स लोग वहां के सिटीजन्स एंजॉय कर सके। फॉर दिस दे नीडेड प्रोटेक्शन, यानी कि किसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा नीड थी। They need props, they need a ladder, said रंगा, यानी कि उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटीज है उनको एक लैडर की जरूरत है, एक सीढ़ी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत नीचे हैं, इतने सालों से उनका अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं पाया है, ना इकोनॉमिकली ना सोशली, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किसकी जरूरत है, एक लैडर की जरूरत है। One of the groups mentioned by Ranga, the tribals, had among its representative to the assembly the gifted orator Jaypal Singh। अब रंगा ने हाईलाइट किया कि जो ट्राइबल्स हैं उनमें से एक बहुत अच्छे ओरेटर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कौन थे वो, क्या नेम था उनका, जयपाल सिंह, ठीक है, जो कि ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे थे। सिंह स्पोक इलोक्वेंटली इन द नीड टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स। अब सिंह ने कहा, जयपाल सिंह ने, कि ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा नीड है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा नीड है, एंड इंश्योर कंडीशंस दैट कुड हेल्प देम कम अप टू द लेवल ऑफ जनरल पॉपुलेशन। और ऐसे राइट्स और ऐसी कुछ मेजर डिसीजंस लेने की नीड है कि जो ट्राइबल पीपल है वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ उसी लेवल पे आ पाए। ट्राइब्स वर नॉट अ न्यूमेरिकल माइनॉरिटी। अब ट्राइब्स जो थे वो नंबर वाइज न्यूमेरिकली माइनॉरिटी में नहीं थे, लेकिन तब भी उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। They had been dispossessed of the land they had settled, यानी कि इतने सालों से जिस लैंड पे ट्राइबल पीपल अब तक सेटल्ड थे उनसे वो बार बार ले लिया गया है। डिप्राइव्ड ऑफ देयर फॉरेस्ट, उनसे उनके फॉरेस्ट को छीना गया है, एंड पेस्चर्स, एंड फोर्स्ड टू मूव इन द सर्च ऑफ न्यू होम, यानी कि बार बार ट्राइबल पीपल के साथ बहुत बुरा हुआ है, उनको बार बार रिप्लेस किया गया है, जिसकी वजह से उनको बार बार एक नया घर ढूंढना पड़ता था, एक नई क्या ढूंढनी पड़ती थी, रिहेबिलिटेशन ढूंढनी पड़ती थी। तो यानी कि उन्होंने ट्राइब्स के जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी हाईलाइट किया, प्लस ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्शन की कितनी नीड थी इस चीज को भी सामने रखा। अब बात करेंगे, we were suppressed for thousands of years. How were the rights of the depressed caste to be defined by the constitution? अब एक क्वेश्चन सामने आया कि जो डिप्रेस्ड कास्ट थी उनके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किस मैनर में किए जाएंगे। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट अंबेडकर हैड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तब BR अंबेडकर ने ही ये बात कही थी कि माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएं,
एंड महात्मा गांधी हैड अपोज्ड इट, और उनके इस आइडिया को किसने अपोज किया था? महात्मा गांधी ने। आर्ग्यूइंग, और उसके लिए उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या आर्ग्यूमेंट दी थी? दैट दिस वुड परमानेंटली सेग्रीगेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। वही सेम कि अगर आप माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दोगे तो वो तो हमेशा हमेशा के लिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे, वो कभी भी उसका पार्ट बन ही नहीं पाएंगे। हाउ कुड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजॉल्व दिस ऑपोजिशन? अब ये जो ऑपोजिशन क्रिएट हो गया था बी आर अम्बेडकर के आइडिया के बीच और महात्मा गांधी के आइडिया के बीच, इसको रिजॉल्व कैसे करती हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? Some members of the depressed caste emphasized that the problem of the untouchables could not be resolved through protection and safeguards alone. अब कुछ ग्रुप्स ने कहा कि अनटचेबल्स को सिर्फ प्रोटेक्शन देके या फिर कुछ सेफगार्ड्स देके ही आप उनके साथ जो इतने सालों से होता आ रहा है उसको ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो लोगों की थिंकिंग में था। आप सिर्फ लॉज के थ्रू लोगों की थिंकिंग को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। Their disabilities were caused by the social norms and the moral values of caste society, यानी कि कास्ट सोसाइटी जो इतनी ज्यादा रिजिड है, वो इतने सालों से चलती आ रही है, लोगों के जो मॉरल्स हैं, लोगों के जो वैल्यूज हैं, आप उनको सिर्फ कुछ लॉज को लाके उनको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी हैड यूज्ड देयर सर्विसेज एंड लेबर, यानी कि ये कहा गया कि अब तक माइनॉरिटीज की सर्विसेज और लेबर सोसाइटी यूज करती आई है, बट केप्ट देम एट अ सोशल डिस्टेंस, और उनको किस पे रखा है? एक सोशल डिस्टेंस पे, तब भी अपने से एक डिस्टेंस पे उन्होंने रखा है माइनॉरिटीज को। रिफ्यूजिंग टू मिक्स विद देम और डाइन विद देम, ना ही वो उनके साथ खाना खाते थे बैठ के, ना ही इंटरमिक्सिंग करते थे, और अलाउ देम एंट्री इनटू टेंपल्स, ना ही माइनॉरिटीज को अपने टेंपल्स में एंट्री देते थे। After the partition violence, Ambedkar too no longer argued for separate electorates, यानी कि जब पार्टीशन हो गया उसके बाद बी आर अम्बेडकर ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जो है वो छोड़ दी, क्योंकि उनको पता था कि अभी तक जो अनटचेबल्स के साथ बिहेवियर होता आ रहा है सोसाइटी में, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए तो वो बिहेवियर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। The Constituent Assembly finally recommended that untouchability be abolished. इसीलिए जो फर्स्ट नीड थी, जो फर्स्ट कॉन्क्रीट डिसीजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिया, वो क्या था कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। हिंदू टेम्पल्स बी थ्रोन ओपन टू ऑल कास्ट, अब हिंदू टेम्पल्स सभी कास्ट के लोगों के लिए ओपन हो गए थे। एंड सीट्स इन लेजिस्लेचर्स एंड जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स बी रिजर्व फॉर द लोअर कास्ट, और जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, गवर्नमेंट जॉब्स थी, उसमें लोअर कास्ट भी अप्लाई कर सकते थे। Many recognized that this would not solve all the problems. अब कुछ लोगों को लगा कि सिर्फ कुछ प्रोटेक्शन दे देने से और सिर्फ कुछ सीट्स रिजर्व कर देने से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी। Social discrimination could not be erased only through constitutional legislation. There had to be a change in the attitudes within the society. Again वही बात आई कि आप सिर्फ कुछ लॉज को लाके सोसाइटी की थिंकिंग जो इतने टाइम से चलती आ रही है उसको ओवरनाइट अमेंड नहीं कर सकते। बट द मेजर वर वेलकम्ड बाय द डेमोक्रेटिक पब्लिक, लेकिन ये जो डिसीजंस लिए गए इनको सभी लोगों ने वेलकम किया, होल हार्टेडली अडॉप्ट किया। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ द स्टेट के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।